अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हासिल अजीज़, जो कि तहरीर है वजीहा महमूद की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 14। संभालो खुद को सालिया, क्यों रो रो कर खुद को अजियत मत दो। राबिया बेगम सोहलिया बेगम के पास बैठी उन्हें तसल्ली दे रही थी, जो इस वक्त भी उनके पास बैठे बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। मैं कैसे खुद को संभालूं राबिया, मेरी बच्ची। वो ये कहते एक बार फिर शिद्दत से रोने लगी। राबिया बेगम को उनकी हालत देखते उन पर शदीद तरस आ रहा था। वो भी एक माँ थी, उनका दर्द बासानी समझ सकती थी। मैं जानती हूँ सोलिया, ये बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हें सब्र करना होगा, खुद को संभालना होगा, अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए। पास बैठा आफाक संजीदा चेहरा लिए उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कल सोलिया बेगम की तबीयत की खबर सुनते वो आज उनकी तीमारदारी के लिए आए थे। मोहमिल इस वक्त इस बार रुतबा के कमरे में उनके साथ मौजूद थी, जबकि आबरू ऑफिस में थी। आज 10 दिन हो गए हैं राबिया मेरी बच्ची को मुझसे दूर गए। मैं कैसे सब्र करूं, मुझे इसका मुर्दा चेहरा नहीं भूलता। सोलिया बेगम का दर्द महसूस करते राबिया बेगम को अपना दिल भी रोता महसूस हो रहा था। वो आगे बढ़ती उन्हें गले लगाती तसल्ली देने लगी कि मुहम्मिल भागती हुई बाहर आई थी। अम्मी, वो इस बार बेहोश हो गई है। उसकी बात सुनते राबिया बेगम दिल पर हाथ रखते अंदर की जानिब भागी थी, जबकि मुहम्मिल सोलिया बेगम के पास आते उन्हें संभालने लगी थी। आफाक भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कुछ लम्हों बाद राबिया बेगम तेजी से बाहर आई थी। आफाक, इस बार को होश नहीं आ रहा, हमें उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। उनकी बात पर आफाक भी तेजी से अंदर गया था, जहाँ इस बार बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। रुतबा ने जल्दी से इसबाक को दुपट्टा उड़ाया था, जिस पर आफाक ने आगे बढ़ते उसे बाजू में उठा लिया था और तेज तेज कदम उठाता बाहर गाड़ी की जानिब चला गया। मोमिल, तुम और रुतबा आफाक के साथ जाओ, मैं सौलिया के पास रुकती हूँ। राबे बेगम के कहने पर रुतबा और मोहमिल भी आफाक के पीछे चली गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं, शदीद कमजोरी और जहनी दबाव के बायस ये बेहोश हो गई। डॉक्टर सामने खड़े आफाक की जानिब देखता बोला, जिसके इतराफ में रुतबा और मोहमिल खड़ी थी। हम इसे मिल सकते हैं? मोहम्मद के पूछने पर डॉक्टर ने इस्बात ने सर हिलाया और वो दोनों अंदर इस्बात के पास चली गई थीं। उनके जाने पर डॉक्टर ने दोबारा आफाक को मुखातिब किया था। पेशेंट आपकी वाइफ है? जिस पर आफाक ने नफ़ी में सर हिलाया। बहन है? नहीं। इस पर आफाक ने फ़ौरन ज़ुबान का इस्तेमाल करते इनकार किया था। तो फिर आपका इनसे क्या रिश्ता है? डॉक्टर के पूछने पर आफाक बोलने लगा। कज़न है मेरी। डॉक्टर समझने के अंदाज में सर हिलाता बोला। कोशिश करें कि इन्हें हर किस्म की जहनी परेशानी से दूर रखें। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स तो मैंने लिख दिए हैं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ये कहते वहां से चला गया, जबकि आफाक गहरी सांस लेते अंदर दाखिल हुआ, जहां सामने ही वो दर्द चेहरा लिए बैठी थी। मोहम्मद की किसी बात पर उसने अपना झुका सर उठाया था कि नज़रें आफाक पर पड़ी, मगर नज़रों का जाविया बदलते वो मोहम्मद को जवाब देने लगी। रो रोकर सूजी आंखें, पीला पड़ता रंग, वो सदियों की बीमार लग रही थी। हफ्सा के जाने के बाद उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। हर वक्त उसे याद करते रोती रहती, जिसकी वजह से आज वो यहाँ मौजूद थी। आफाक खामोशी से उसका जायजा लेने में मसरूफ था कि अचानक फ़ोन की आवाज़ पर वो कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। फ़ोन राबिया बेगम का था। यकीनन वो इसबाक के बारे में पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। उसने फ़ोन उठाते उन्हें तसल्ली दी थी। जी अम्मी, बस अभी कुछ देर में हम आते हैं, डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे। दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनते कुछ लम्हों बाद उसने फ़ोन काट दिया था और दोबारा अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहाँ इस वक्त मोमिल इसबाक को फल खिलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा खा लो इसबा, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मगर इसबा मुसलसल इनकार कर रही थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ खाने का, मुझे बस घर जाना है। आंसू तो गोया हर वक्त उसकी आंखों में मौजूद रहते थे। मेरी बात मान लो इसबा, बस ये थोड़ा सा सेब खा लो। मोहम्मल के दोबारा कहने पर इसबा की नफ़ी में हिलती गर्दन देखते आफाक के कदम बेख्तियार उसके बेड की जाने बढ़े थे। लाओ मैं खिलाता हूँ। उसकी बात पर वहाँ मौजूद तीनों नफूस हैरान हुए थे। इसबा के आंसुओं से भरी नज़रें आफाक से मिली, जबकि मोमिल और रुतबा ने एक दूसरे की जानिब देखा था। तुम हटो मोमिल, मैं से खिलाता हूँ। उसका लहजा सख्त नहीं था, मगर इसबा को उसके अल्फाज पत्थर मालूम हुए थे और वो फौरन मोमिल की गोद में रखी प्लेट से सेब उठाकर खाने लगी, जिस पर रुतबा और मोमिल दोनों मुस्कुराई थी, जबकि आफाक की नज़र उसके रुखसार पर बहते आंसुओं पर थी। वो हैरान था कि कोई हर वक्त इतना कैसे रो सकता है। इसबा, तुम क्यों अपना ख्याल नहीं रखती बेटा? देखो तो सही क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। राबिया बेगम इसबा के पास बैठी थी, जिस वक्त सोहलिया बेगम के गले लगे रो रही थी, जबकि कुछ फासले पर आबरू और मोहम्मल बैठी थी। इसबा बेटा, रोना बंद करो, शाबाश। इतनी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत संभली है, फिर बिगड़ जाएगी। सोहलिया बेगम उसे खुद से अलग करते उसके आंसू पोंछते बोली थी। मैं क्या करूं फुप्पो, मुझे हफ्सा आपी नहीं भूलती, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, वो हर वक्त मुझे याद आती रहती हैं। वो रुंधी आवाज में रोते हुए बोली थी। संभालो खुद को बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मगर तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी अम्मी को तकलीफ देते हैं बेटा। वो रुकी थी। हफ्सा, तुम्हें इस तरह दुखी देखकर क्या खुश हो सकती है बेटा?
इसी लिए रोना बंद कर दो और उसके लिए दुआ करो। राबिया बेगम की बात पर मोहम्मद इसबाक के साथ आ बैठी थी और राबिया बेगम को मुखातिब करती बोली, अम्मी हम कुछ दिनों के लिए इसबाक को अपने साथ ले जाएं। उसकी बात पर असबा ने फौरन उसकी जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाया था, मगर राबिया बेगम बोलने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं। राबिया बेगम उसकी जानिब देखती बोली, सौलिया मैं इसबाक को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊं, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो। इस तरह इसका दिल भी बहल जाएगा। उनकी बात पर सौलिया बेगम बोली थी, मुझे भला क्या इतराज़ होगा राबिया। सौलिया बेगम की बात पर इसबा उनकी जानिब देखती बोली, मगर अम्मी राबिया ठीक कह रही है इसबा, तुम कुछ दिन इनके साथ चली जाओ। उनके खामोश होते ही आबरू बोली थी, हाँ इसबा इस तरह तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा और तुम्हारी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। इसबा उन सब की बातें सुनते खामोश हो गई थी। चलो मोमिल तुम इसका सामान तैयार करो, मैं आफाक से कहती हूँ वो गाड़ी निकाले। राबिया बेगम मुस्कुराते बोली, जिस पर मोमिल लाउंज की जानिब चल पड़ी थी जहाँ आफाक मौजूद था। इस वसीउ अरीज बंगले में मौजूद डाइनिंग एरिया में इस वक्त कांटों और छुरियों की आवाज़ माहौल में इरताश पैदा कर रही थी। टेबल पर मौजूद फयाज लाशारी और फायका लाशारी रात का खाना खाने में मसरूफ थे। मुलाजमा उन्हें खाना सर्व करते जा चुकी थी। वो दोनों खामोशी से खाना खा रहे थे। अचानक फायका लाशारी का मोबाइल बजने लगा, जिस पर वो चम्मच प्लेट में रखते उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। फ़ोन उठाया, जिस पर शहरियार का नाम लिखा जगमगा रहा था। कॉल रिसीव करते उनके कुछ बोलने से पहले ही दूसरी जानिब से शहरियार बोलने लगा, ओके बेटा। उसकी बात सुनते वो सिर्फ इतने ही अल्फाज अदा कर पाई थी कि फ़ोन दूसरी जानिब से काट दिया गया। वो फ़ोन वापस रखते फयाज लाशारी की जानिब मुतवज्जा हो गई, जो सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देख रहे थे। शहरियार की कॉल थी, वो आज रात फार्म हाउस पर ही रुकेगा। वो ये कहते वापस खाना खाने लगी। उनकी बात पर फयाज लाशारी के चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा था, मगर उन्होंने कुछ बोलने पर खामोशी को तरजीह दी कि अचानक कुछ याद आने पर वो बोलने लगे, फायका तुम आज बैंक गई थी। उनके सवाल पर फायका लाशारी के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हुआ। जी गई थी। वो जग से पानी ग्लास में उंडेलते बोलने लगी, सब खैरियत है। तुमने इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट से निकलवाई है। उनकी बात पर पानी फायकल अशारी के हलक में फंसने लगा। वो पानी का ग्लास साइड टेबल पर रखती बोली, जी फयाज सब खैरियत है। मेरी एक दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए। वो बात अधूरी छोड़ती बमुश्किल मुस्कुराई थी। फिर भी फायका 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। वो मेरी बहुत करीबी दोस्त है फयाज। पहली बार उसे मुश्किल पेश आई है। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो ये मुनासिब तो नहीं था। वो बात संभालते बोली थी। उनकी बात पर फयाज लाशारी खामोश हो गए। फायका लाशारी की भूख अब खत्म हो चुकी थी। उनके जहन के पर्दे पर सुबह का मंजर लहराया था, जब वो बैंक से वापसी पर रेस्टोरेंट गई थी, जहां उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई थी जिसे वो 10 लाख का चेक देकर आई थी। उस शख्स को वो रकम देने की वजह उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। अगर कभी मुस्तकबिल में फयाज लाशारी को इस बारे में मालूम हो गया तो इनका रद्द-ए-अमल। वो उससे आगे सोच भी ना पाई थी और अपनी प्लेट को दूर खिसकाते खामोशी से फयाज लाशारी की जानिब देखने लगी। शाम के 5 बज चुके थे। दिन ढलने लगा था। आफाक की वापसी आज 2 दिन बाद हुई थी। उसने लाउंज में कदम रखते एक नज़र आस-पास देखा, मगर लाउंज खाली था। यकीनन राबिया बेगम और मोमिल इस वक्त अपने कमरों में मौजूद थीं। उसने अभी कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाया ही था कि आहट की आवाज़ पर उस जानिब मुतवज्जा हुआ। आवाज़ किचन से आई थी। वो कदम उठाता किचन की जानिब चल पड़ा। किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने खड़ी इसबा पर पड़ी, जिसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो कदम उठाता कुछ आगे बढ़ा था। इसबा इस वक्त हल्के आसमानी रंग के फ्राक के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने सर पर दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी, जबकि खुले बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे, जो उसके सफ़ेद दुपट्टे के नीचे से दिखाई देते थे। आसपास फैली खुशबू से उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो इस वक्त चाय बना रही थी। उसे भी यहाँ खड़े चंद लम्हे गुजरे कि इसबा चाय के नीचे जलती आग बंद करते पलटी। उसकी नज़र आफाक पर पड़ी थी, जिस पर वो बमुश्किल अपनी चीख रोकते वहीं बुत बन गई थी। जबकि आफाक को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसके यूं खामोशी से पीछे खड़े होने पर उसका ये रद्द-ए-अमल फितरी था। इसबा ने एक नज़र सामने आफाक की जानिब देखा। वो इस वक्त यूनिफॉर्म में मौजूद था। एक हाथ में कैप पकड़े वो उसी की जानिब देख रहा था। इसबा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जबकि सामने खड़ा आफाक इस बात पर हैरान था कि वो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। आफाक की आवाज़ पर इसबा ने उसके सलाम का जवाब दिया, जिस पर आफाक को सिर्फ उसके लब हिलते दिखाई दिए थे। उसकी आवाज़ आफाक के कानों तक रसाई हासिल ना कर सकी, हालांकि वो सिर्फ उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। माहौल में छाई खामोशी को आफाक की आवाज़ ने तोड़ा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इसबा ने निगाह उठाते उसकी जानिब देखा, फिर नज़रों का जाविया तब्दील करते जवाब दिया था, अब ठीक है। इस बार फिर आवाज़ बहुत मध्यम थी, मगर इतनी ज़रूर कि आफाक सुन पाता। कुछ लम्हे मजीद खामोशी की नज़र हो गए। एक गिलास पानी देना प्लीज़। आफाक किस अजीब बात पर इसबा हैरत से उसकी जानिब देखते बोली, जी। एक गिलास पानी?
آفاق کی بات پر اسبا نے فوراً فریج کی جانب دیکھا جو اسبا سے زیادہ آفاق کے قریب تھا، مگر وہ اس وقت اس کی بات مانتے خاموشی سے فریج کی جانب چل پڑی تھی، جبکہ آفاق نے خود کو کوستے ہوئے اپنی اس فضول بات کی وضاحت خود سے مانگی جس پر اس کا دماغ خاموشی جس پر اس کا دماغ خاموش تھا، جبکہ دل کی دھڑکن اس کی کیفیت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسبا بوتل نکالتے ہوئے گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تھی، اس کی سماعت سے دوبارہ آفاق کی آواز ٹکرائی۔ اسبا اسبا نے اپنی گردن اسبا نے اپنی جھکی گردن اٹھائی تھی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں؟ یہ سوال بہت عرصے سے اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا، جسے آج زبان پر لے آیا تھا، مگر اس کا جواب اسبا کے بجائے کچن میں داخل ہوتی محمل نے دیا تھا۔ کیونکہ آپ ہٹلر ہیں اور ہٹلر سے ڈرنا ہی چاہیے، وہ کہتی ہوئی اسبا کے پاس چلی گئی، جبکہ آفاق اس کے یوں آنے پر کوفت کا شکار ہوا تھا۔ اسبا تم اوپر امی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، وہ اسبا کو مخاطب کرتی بولی، جس پر اسبا جو پہلے ہی وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی تیز تیز قدم اٹھاتی آفاق کے برابر سے گزر گئی۔ محمل نے شیلف پر پڑا گلاس آفاق کی جانب بڑھا دیا تھا۔ یہ لے بھائی ایک گلاس پانی، وہ اپنے الفاظ پر زور دیتی بولی، جس پر آفاق اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے اور اسبا کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ آفاق نے گلاس تھامتے اسے گھوری سے نوازا تھا، جس پر وہ ہنستی ہوئی چائے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا، مگر لاؤنج ایک بار پھر خالی تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج میں پڑے صوفے کی جانب چلا گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی رابعہ بیگم سے مل چکا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سفید شرٹ پہنے رف حلیے میں موجود تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس نے آگے بڑھتے LED کا ریموٹ اٹھایا کہ اس کی نگاہ سامنے لگی کھڑکی سے نظر آتے لان کے منظر پر پڑی تھی، جہاں اس وقت رابعہ بیگم اور اسبا سامنے لگے پودوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار اٹھے تھے اور وہ اس کھڑکی سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا، جہاں سے سامنے کا منظر بالکل واضح تھا۔ اسبا ہر پودے کو جوتے رابعہ بیگم کو اس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ چہرے پر سجی معصوم مسکراہٹ اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ بار بار چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کرتی وہ اپنی بات جاری رکھتی۔ آفاق خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا تھا، جب گلاس میں پانی ڈالتے اسبا کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ کیوں سے اتنی خوفزدہ تھی؟ شاید یہ اس دن جلال طائع کے گھر ہونے والی ملاقات کا اثر تھا۔ کیا واقعی اتنا خوفناک تھا وہ؟ ابھی وہ ایسے ہی کھڑا سامنے کا منظر دکھ رہا تھا کہ رابعہ بیگم نے سامنے لگا ایک سفید پھول توڑتے اسبا کے بالوں میں لگا دیا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکرائی تھی، اور یہ منظر دیکھتے نہ جانے کیوں آفاق کو اپنے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے آج پہلی بار اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بہت پیاری ہے نا؟ ہاں بہت۔ انجانے نہ جانے کس ٹرانس کی کیفیت میں آفاق کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تھے، مگر ایک دم اپنے آپ پر قابو پاتے بولا تھا، جہاں محمل ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ سوال بھی اسی کا تھا جس پر آفاق کی زبان سے وہ الفاظ پھسلے تھے۔ تم کب آئی؟ آفاق اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتا تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کرتا بولا، ابھی جب آپ اس کھڑکی سے نظر آتے پھولوں کو دیکھنے میں مگن تھے۔ اس کی بات پر آفاق کو فوراً اپنی بے اختیاری پر افسوس ہوا تھا۔ پھول بہت خوبصورت ہے نا؟ وہ بہت کے لفظ پر زور دیتی بولی، جس پر آفاق نے فوراً ریموٹ پکڑتے خبریں لگا دی تھیں۔ اسے بند کرے بھائی، کیونکہ امی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ آفاق نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ امی کا کہنا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، کچھ ہی دیر میں اسبا اور ہم سب اس گھر کو چھوڑنے کیونکہ کچھ دیر میں ہم اسبا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ لمحے کے لیے آفاق کو سوچتا رہا، مگر اب اس کے دماغ میں الجھا جال سلجھ چکا تھا۔ وہ اپنے لیے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ رات کی اس پہر جب ہر سو تاریکی تھی، چاند اور تارے اپنے مقرر کردہ فرائض بخوبی نبھا رہے تھے، اسی پہر رابعہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ فیضان، تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، تمہاری جوان بھتیجی کا انتقال ہوا ہے، تمہیں اس پر آنا چاہیے تھا، مگر تم نہیں آئے۔ اب تو آ جاؤ، اب کیا چیز تمہیں روک رہی ہے؟ وہ بول کر خاموش ہو گئی تھیں اور دوسری جانب سے آتی آواز سننے لگی۔ حیات کی وفات کو تقریباً 6 سال ہونے والے ہیں فیضان، اور تمہیں ہم سب نے آخری بار تب ہی دیکھا تھا، تب بھی تم ہوا کے گھوڑے پر سوار آئے تھے اور صرف ایک ہفتہ یہاں رکے تھے۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر غصہ تھا۔ بہت سن لی میں نے تمہاری باتیں، اس بار تم لائبہ اور فاطمہ کو بھی ساتھ لاؤ گے اور کم از کم 2 سے 3 ماہ یہاں رکو گے۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ تم بھی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم تو پردیس جا کر وہیں کے ہو کر رہ گئے ہو، سالوں سال تمہاری شکل دیکھنے کو ترستے ہیں ہم۔ وہ بات کرتے کرتے جذباتی ہو گئی تھی۔ اسی اثناء میں کمرے میں آفاق داخل ہوا، انہیں مصروف دیکھتے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ میں نے کہہ دیا ہے فیضان، تم جتنا جلدی ہو سکے پاکستان واپس آ جاؤ۔ وہ یہ کہتے فون کاٹ چکی تھی اور پھر آفاق کی جانب دیکھتے موبائل ایک جانب رکھ دیا تھا۔
फैज़ी मामू का फ़ोन था। उसकी बात पर राबिया बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं भी उनसे बात करूँगा। वो उन्हें परेशान देखता बोला था, जिस पर राबिया बेगम उदासी से मुस्कुराई थी। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आफाक उन्हें मुखातिब करता बोला। हाँ कहो, आप सौलिया ममानी से बात कर सकती हैं। किस बारे में? राबिया बेगम इसकी बात पर बेदहानी में बोली थी। मेरे और हिस्बा के रिश्ते के बारे में। राबिया बेगम को हैरत का झटका लगा। चेहरे पर छाए परेशानी के तासुरात में एकदम खुशी का जज्बा टमटमाने लगा था। बेटा, तुमने ये फैसला मेरे दबाव में आकर तो नहीं किया ना? देखो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। वो रुकी जबकि आफाक उनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। ये फैसला तुम अपनी खुशी से कर रहे हो ना बेटा? उनकी बात पर आफाक ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया, जिस पर राबिया बेगम ने आगे बढ़ते उनका माथा चूमा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा कि तुम्हारी रजामंदी ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। तुम देखना, मेरा ये फैसला तुम्हारे और इसबाक के हक में कितना अच्छा साबित होगा। वो खुश थी, उनका चेहरा वाज़ेह बता रहा था। हालात के साजगार होते ही मैं सौलिया से इस बारे में बात करूंगी। वो मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट पर तो आफाक अपनी पूरी जिंदगी वार सकता था। रात का 1 बज चुका था। सब लोग अपने लिहाफों में दुबके सो रहे थे। वो पूरी आंखें खोले छत पर घूमते पंखे को देख रहा था। बेड पर चित लेते उसका चेहरा बेतासुर था, जबकि दिल में मौजूद खौफ दिमाग पर हावी था कि कहीं उसे दोबारा नींद ना आ जाए। वो आदिल था जो अपने किए गए गुनाहों की सज़ा के आगाज़ में ही परेशान हो चुका था। जब भी वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता, उसे हफ्सा का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता। कानों में उसकी सिसकियां सुनाई देती। जो अजियत वो इतने साल से उसे देता आया था, आज उसे खुद महसूस हो रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके किए गए अमाल की सज़ा उसे इतनी जल्दी मिल जाएगी। उसे वो एक-एक दिन, एक-एक लम्हा याद आ रहा था, जब वो हफ्सा को तकलीफ़ देता था। वो उसके साथ इस रिश्ते में वफ़ादार नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि हफ्सा किस तरह जी-जान वार कर ये रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही है, मगर उसने कभी उसकी की गई कोशिशों का सिला नहीं दिया था, बल्कि हर बार उसकी मेहनत को बर्बाद कर देता। और आज वो इस पर हुए ज़ुल्म को महसूस कर रहा था। वो इसी तरह लेटा था कि उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। आदिल ने एक निगाह उन पर डालते वापसी निगाहों का मरकज़ उस पंखे को बना लिया था। वो कदम उठाती उसके करीब आई थी। वो अपनी जगह से उठ बैठा। वो उसके पास आते बिस्तर पर बैठ गई थी। आदिल ने अपना सर उनकी गोद में रखते आंखें बंद कर लीं, जिस पर उसकी अम्मी की परेशानी में इजाफा हुआ। वो पिछले 1 माह से आदिल की ये हालत देख रही थी, जिस पर वो शदीद परेशान थी। अभी तक सोए नहीं बेटा? क्या नींद नहीं आ रही? उनके सवाल पर आदिल बोलने लगा। नींद तो आ रही है अम्मी, मगर मैं सोना नहीं चाहता। हफ्सा की वफ़ात को 1 माह होने वाला था और उस दिन से आदिल की यही हालत थी। बेटा, तुम कब तक खुद को यूँ अज़ियत दोगे? तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल रोता है। वो मुतफ़क्किर थी। अम्मी, ये सब मेरे इख्तियार से बाहर है। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, मगर मैं उसे भूल नहीं पाता। वो उनकी गोद से उठ बैठा था। मेरी तो उससे कोई दिली वाबस्तगी भी नहीं थी अम्मी, फिर मैं क्यों उसके जाने पर बेसकून हूँ? वो अपने लहजे पर काबू पाता बोला था। आंसू उसके हलक में फंसने लगे थे। आदिल बेटा, तुम उसके साथ हुए इस हादसे का कसूरवार खुद को ठहराते हो, इसीलिए तुम ये भूल नहीं पा रहे। आदिल खामोश रहा था। उसके साथ जो भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो सब महज एक हादसा था। वो बेतासुर चेहरा लिए बोली थी। कसूर था अम्मी, हमारा ही तो कसूर था। पछतावे की कैफियत आदिल पर गालिब आने लगी थी। उसकी ज़िंदगी में मौजूद सब तकालीफ का सबब हम ही तो थे। हम ही तो थे जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंची। वो बुलंद आवाज़ में बोला था। मैं उसका गुनाहगार हूँ अम्मी, मैं उसका गुनाहगार हूँ। वो अपने बालों में हाथ फेरता बार बार एक ही बात दोहराने लगा था। आदिल बेटा संभालो खुद को, तुमने कुछ नहीं किया। उसकी अम्मी उसके करीब आती बोली, जिस पर वो उनकी जानिब देखता बोलने लगा था। अम्मी अम्मी, मैं जब उसके साथ जातियाँ करता था तो आप मुझे रोकती क्यों नहीं थी? आप उसकी बात उसकी अम्मी ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। आप तो एक औरत है ना, एक औरत का दुख आसानी से समझ सकती थी। आपने मुझे क्यों नहीं रोका अम्मी? उसकी बात पर वो खामोश रहीं, क्योंकि आदिल की बात 100% दुरुस्त थी। वो एक औरत थी और एक औरत का दर्द दूसरी औरत बआसानी समझ सकती है। मगर उन्होंने कभी आदिल को उसके किए गए रवैये पर कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उसका साथ देते हफ्सा की अजियत में इजाफा करती रही थी। जब मैं उसको अपने अल्फाज से तकलीफ पहुंचाता था, तो आपने मेरी ज़ुबान क्यों नहीं पकड़ी अम्मी? वो रोने लगा था। अम्मी मैं क्या करूं, मुझे सुकून नहीं आता। वो मुसलसल रोता हुआ उसकी अम्मी से वो मुसलसल रो रहा था। उसकी अम्मी भी रोने लगी। अपनी औलाद को तकलीफ में देखना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाज़ा उन्हें आज बखूबी हो रहा था। अम्मी अम्मी,
आप मेरा एक काम करेंगी? वो आगे बढ़ता उनके दोनों हाथ थामता बोला, जिस पर उसकी अम्मी फ़ौरन बोली थी, हाँ बेटा, बोलो। वो उसके बाल समेटने लगी। आप हफ्सा को वापस ले आएँ अम्मी। मुझे उससे माफ़ी माँगनी है। वो रो रहा था। उसका हर आँसू उसकी अम्मी के दिल पर गिर रहा था। मगर वो दोनों इस वक़्त बेबसी की इंतहा पर थे, क्योंकि गया वक़्त तो कभी लौट कर नहीं आता। दिन ढलने लगा था। तमाम चरिंद परिंद अपने घरों की जानिब परवाज़ कर रहे थे। हल्की-हल्की हवा दरख्तों के पत्तों की हरकत का सबब थी, जबकि आसमान पर छाए बादल सूरज को ढाँपे हुए थे। सौलह बेगम अपने कमरे में बैठी तिलावत कर रही थीं। दीवार पर नस्ब घड़ी इस वक्त शाम के 5 बजा रही थी, जबकि कैलेंडर पर नज़र आती आज की तारीख इस बात की शाहिद थी कि आज हफ्सा को इस दुनिया से गए 4 माह बीत चुके थे। वक्त की रफ्तार का मुकाबला इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। ये हमेशा एक ही रफ्तार से गुजरता, कभी खुशियों को अजियतों में बदलता है और तो कभी अजियतों को खुशियों में। पर इस वक्त की सबसे ख़ास बात यह है कि हमेशा एक सा नहीं रहता। खुशी हो या गमी, उसके साथ मुंसलिक वो मनाजिल जो हर एक पर आया होते हैं। हफ्सा की वफ़ात के बाद उन सब के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था, मगर गुजरता वक्त एक ऐसा मरहम है जो ज़ख्म को सीने का हुनर जानता है, और इनके ज़ख्म पर भी पक्का मरहम लग चुका था। आहिस्ता आहिस्ता इन सबको अपने नुकसान पर सब्र आने लगा था। ज़िंदगी मामूल की जानिब वापस लौटने लगी थी। सौलिहा बेगम ने कुरान पाक को बंद करते उस पर बोसा दिया और गिलाफ में लपेटते उठ खड़ी हुई। कुरान पाक को उसकी मखसूस जगह पर रखते वो पलटी ही थीं कि उनकी समाज से बेल की आवाज़ टकराई थी। बेसाख्ता नज़र घड़ी की जानिब गई थी। इतने में उनकी समाज से दोबारा एक शनासा आवाज़ टकराई। वो राबिया बेगम की आवाज़ थी। वो कदम उठाती बाहर की जानिब चल पड़ी, जहाँ राबिया बेगम और मोहम्मद आई थीं। कुछ देर बाद वो दोनों लाउंज में मौजूद थीं। आफाक नहीं आया अभी तक? सौलह बेगम के पूछने पर राबिया बेगम नफ़ी में सर हिलाने लगी थीं। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मगर आज बात हुई थी। कह रहा था कि अगले हफ्ते तक वापसी होगी। आफाक पिछले 2 माह से कोर्स के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए कि राबिया बेगम बोलने लगी, सौलिहा, मैं आज तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। बल्कि ये समझो कि तुमसे तुम्हारी कीमती चीज़ मांगने आई। उनकी बात पर सौलिहा बेगम उलझन का शिकार हुई थीं। तुम जो भी कहना चाहती हो राबिया, खुलकर कहो। उनकी बात पर राबिया बेगम उनकी जानिब देखते बोलने लगी। मैं इसबा को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। वो रुकी थी। मैं चाहती हूँ कि इसबा मेरे आफाक की दुल्हन बने, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। उनकी बात पर सौलिहा बेगम के चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई थी। मुझे भला क्यों कोई एतराज़ होगा राबिया? आफाक जैसे होनहार, बाइखलाक और सुलझे हुए बच्चे को कोई क्यों इनकार करेगा? बल्कि ये तो इस बात की खुशनसीबी होगी कि वो आफाक की दुल्हन बने। वो मुस्कुराई, जिस पर राबिया बेगम भी मुस्कुराने लगी थी। मेरी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी, मगर हालात ने इजाज़त ही ना दी कि मैं तुमसे बात कर पाती। ये तो तुम्हारा बड़ापन है राबिया कि तुमने मेरी बच्ची के बारे में ऐसा सोचा और उसे अपने बेटे के लिए मुंतखब किया। मगर वो रुकी, चेहरे पर परेशानी का तासुर उभरा था। क्या तुमने आफाक से इस बारे में बात की है? मेरा मतलब है कि क्या वो इस रिश्ते पर राज़ी है? हाँ सौलिहा, इस रिश्ते पर वो राज़ी है। मैं पहले ही उसे इसकी रजामंदी ले चुकी। सौलिहा बेगम के चेहरे पर इत्मीनान दर आया था। बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार इस बात से उसकी रजामंदी जान लो, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। तुम फिक्र मत करो, मैं आज इस बात से बात करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उनकी बात पर राबिया बेगम मुस्कुराई थी। अपनी औलाद की खुशियों का तसव्वुर ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर गया था। तुम्हारे हाथ में दिन ब दिन महारत आती जा रही है। इस बार देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसव्वरा कहलाओगी। मोहम्मल की बात पर वो दिल से मुस्कुराई। वो इस वक्त मोहम्मल के साथ कमरे में मौजूद थी, जबकि सौलिया बेगम और राबिया बेगम लाउंज में बैठी थी। इस बार अपनी ताज़ा बनाई गई सारी पेंटिंग्स मोहम्मल को दिखा रही थी, जिस पर मोहम्मल हमेशा की तरह उसकी सलाहियत पर उसे सराह रही थी। इस बार ने सारी पेंटिंग समेटते साइड पर रखी और मोहम्मल के साथ बेड पर जा बैठी थी। इस बार तुमसे एक बात पूछूं? इस बार ने इस बात में सर हिलाते हुए इजाज़त दी थी। तुम्हें आफाक भाई कैसे लगते हैं? असबा ने हैरत इस बार ने हैरत से उसकी जानिब देखा। जी, तुम्हें आफाक भाई कैसे लगते हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई तुमसे उनके बारे में तुम्हारी राय पूछे तो क्या कहोगी? मोहम्मल ने अपने सवाल की वजाहत दी थी। मैं मुझे वह लाने लगी, पर मुझे उनके बारे में राय कायम करने की क्या ज़रूरत है? मगर फिर भी मोहम्मल के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। जहन के पर्दे पर किचन का वो मंजर लहराया, जिसमें वो यूनिफॉर्म में खड़ा उससे उसका हाल पूछ रहा था। देखने में तो ठीक लगते हैं। सिर्फ ठीक? मोहम्मल फौरन बोली थी। मेरा मतलब है कि अच्छे। इसे डर था कि कहीं मोहम्मल अपने भाई के बारे में बुरा ही ना मान जाए। सिर्फ देख में सिर्फ देखने में नहीं, वो बहुत अच्छे हैं वैसे भी। खैर तुम आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगी। वो जो मायने अंदाज में बोली।
मैं उनके बारे में जानकर भला क्या करूँगी? क्या पता मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ जाए। उसकी इस बात पर असबा के ज़हन में उसकी इस बात पर इसबा के ज़हन में ख़्याल आया था कि मुहम्मल दोबारा बोली, खैर आफाक भाई बस थोड़े गुस्से वाले हैं, वरना वो बहुत केयरिंग है। इसबा हैरान थी कि आज मुहम्मल क्यों उसके और अपने दरमियान अपने भाई का मौजू छेड़ बैठी है कि मुहम्मल की अगली बात उसकी हर उलझन को दूर करती गई थी। तुम्हें मालूम है आज मैं और अम्मी यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? इसबा ने उलझन ज़दा चेहरे से उसकी जानिब देखा। आज अम्मी ममानी से तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हैं। इसबा का रंग एकदम मुड़ा था। बहुत जल्द तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। मोहम्मल मुस्कुराई जबकि इसबा साकित चेहरा लिए उसे देख रही थी। इससे पहले कि मोहम्मल इसबा के तासुरात पर गौर करती, वरम कमरे में चली आई थी और मोहम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा हो गई। इसी मौके का फ़ायदा उठाते इसबा फ़ौरन वहाँ से चली गई। आबरू ने ग्लास में पानी उंडेलते सौलिया बेगम को थमाया था और टेबल पर रखी दवाइयाँ उन्हें देने लगी। सौलिया बेगम ने दवाइयाँ निकलते ग्लास खाली किया और टेबल पर रखते आबरू की जानिब देखने लगी, जो टेबल पर मौजूद चीज़ों को तरतीब से रख रही थी। आज राबिया और मोहम्मल आई थी। जी बताया था रुतबा ने। सौलिया बेगम की बात पर आबरू ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और सारी चीज़ें समेटते उनके पास आ बैठी थी। राबिया आज मुझसे एक ज़रूरी बात करने आई थी। आबरू ने सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखा। वो इस बात के लिए आफाक का रिश्ता लाई थी। आबरू की आंखों में हैरत का तासुर उभरा था। आफाक की रजामंदी वो पहले ही ले चुकी है, बस अब वो मेरी और इसबा की रजामंदी की मुंतज़िर है। उनके चेहरे पर खुशी चमक रही थी, जो आज बहुत अरसे बाद दोबारा दिखाई दी थी। आबरू उनकी बात पर खामोश रही। मैं आज इतनी खुश हूँ आबरू कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ने मेरी बच्ची का कितना अच्छा वसीला बनाया है कि आफाक जैसा सुलझा हुआ बच्चा उसका मुकद्दर बने। उनकी बात पर आबरू मुस्कुराई थी। आपने इस बात से बात की अम्मी? सौलिया बेगम के तासुरात एकदम तब्दील हुए। हाँ अबरू मैंने बात की थी। वो खामोशी से मेरी सारी बात सुनती रही, मगर आखिर में ना तो उसने इकरार किया ना इनकार। वो मुतफक्कर थी। मैं उसके इस रद्द अमल से बहुत परेशान हूँ अबरू। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं उससे बात करूँगी। वो उनकी परेशानी कम करने की कोशिश करने लगी। हाँ बेटा तुम उससे ज़रूर बात करना। अफसर के जाने के बाद से बिल्कुल चुप हो गई है, मुझसे भी कोई बात नहीं करती, हर वक्त गुमसुम रहती है। न जाने उसके दिल में कैसा खौफ मौजूद है। उनकी बात पर आबरू ने तसल्ली देते बोली, आप परेशान मत हो अम्मी, मैं इस बात से आज ही बात करूँगी, आप बस आराम करें। वो ये कहते उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई, जबकि सौलिया बेगम उसे तब तक देखती रहीं जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल ना हो गई। वो कदम उठाती कमरे में दाखिल हुई, जहाँ इस बार जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। आबरू खामोशी से बेड पर जा बैठी और उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी। कमरे में चारों तरफ असबा ने अपनी बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स लगा रखी थी, जबकि दीवार पर लगी घड़ी उस वक्त रात के 10 बजा रही थी। कुछ ही देर बाद असबा नमाज मुकम्मल करते उठ खड़ी हुई और जाए नमाज तह करती पलटी कि बेड पर बैठी आबरू पर नज़र पड़ी। तुम कब आई हो? आबरू आबरू ने घड़ी की जानिब देखा, उसे यहाँ आए 10 मिनट गुजर चुके थे। बस अभी अभी, वो मुस्कुराते बोली। इस बार ने चेहरे की लिपटा दुपट्टा खोला था। कोई काम था? वो आबरू से पूछती अपने बाल खोलने लगी। उसकी बात पर आबरू ने उसकी जानिब देखा, जो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में ब्रश फेरने लगी थी। हाँ एक बहुत ज़रूरी काम था। इसबा उसकी जानिब मुड़ी थी। एक ज़रूरी बात करनी है। आबरू की बात पर इसबा का बालों में ब्रश करता हाथ रुका था। उसे अंदाज़ा था कि आबरू से क्या बात करने आई है। हाँ बोलो। उसका चेहरा बेतासुर था। पहले इधर आओ, मेरे पास बैठो। आबरू के कहने पर वो कदम उठाती उसके पास आ बैठी थी। आज फूफो किस सिलसिले में आई थी तुम्हें मालूम है? आबरू ने शुरू से बात का आगाज़ किया था, जिस पर इसबा ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? आबरू के सवाल पर वो झुके हुए सर के साथ खामोश रही थी। कुछ तो बोलो इसबा। अम्मी को भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे शादी नहीं करनी आबरू। वो आबरू की बात काटते बोली। मगर क्यों इसबा? बस मैं शादी नहीं करना चाहती। मगर इस इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी ना? कोई वजह नहीं है अबरू, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। इस्बा इधर देखो मेरी तरफ। वो उसका रुख अपनी जानिब करते बोली। हर इनकार के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है इस्बा। वो रुकी, दिमाग में अचानक एक ख्याल नमूदार हुआ। कहीं तुम आफाक? नहीं अबरू ऐसी बात नहीं है, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। इस्बा उसकी बात काटते बोली। आबरू ने गहरी सांस लेते उसे मुखातिब किया था। फिर भी इस्बा, तुम्हारे इस इनकार की कोई तो वजह होगी ना जो तुम। मैं अम्मी से दूर नहीं होना चाहती आबरू, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो रोने लगी थी। मैं नहीं चाहती कि वो अकेली हो जाएं। वो इस्बा रोना बंद करो, छोटी छोटी बातों पर मत रोया करो। वो उसे खुद से लगाती बोली।
मैं अम्मी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती आबरू। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। ठीक है, ठीक है इसबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी रजामंदी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, मगर पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। इसबा चेहरे से बहते आंसू साफ करती उसकी जानिब देखने लगी थी। क्या तुम मम्मी को खुश देखना चाहती हो? इसबा ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम चाहती हो कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, वो हमेशा इतनी ही खुश रहें जितनी खुश वो आज हैं? इसबा बेख्तियार इस बात में सर हिलाने लगी कि उसे आबरू की बात समझ आ गई थी। तो इसबा, फिर अपने इस इनकार को इकरार में बदल दो। वो बोलते मुसलसल इसबा के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। हफ्सा आपी के जाने के बाद आज वो पहली बार मुस्कुराई हैं, जिसकी वजह तुम बखूबी जानती हो। इसबा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। तो क्या तुम अम्मी के लिए इतना नहीं कर सकती कि अपने दिल में पैदा होते इन तमाम डर और वसवसों को दूर फेंक दो? इसबा ने नजरें उठाते उसकी जानिब देखा था। खुशियां तुम्हारे दर पर दस्तक दे रही हैं इसबा, इन्हें यूं मत ठुकराओ। इसबा अपने आंसू साफ करती हुई बोली। मगर आबरू, अगर मगर सब छोड़ दो इसबा, सिर्फ एक बार अम्मी के बारे में सोचो। वैसे भी तुम देखना ये फैसला तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित होगा। आफाक भाई जैसा बाइखलाक और हिफाजत करने वाला हम सफ़र मिल जाना किसी नेमत से कम तो नहीं। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं इनको ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छे हमसफ़र साबित होंगे। आबरू मुस्कुराई जबकि इसबा का चेहरा भी बेतासुर था। तुम सिर्फ एक बार इन तमाम वसवसों को अपने दिल से निकालते, इस बारे में सोचना और अपना फैसला करना। आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और इसबा को मुखातिब किया। सोचना ज़रूर इसबा। वो ये कहकर चली गई जबकि इसबा के दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। अम्मो जान, अम्मो जान। नूर सबरीना को पुकारती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। अम्मो जान कहाँ हैं आप? वो लाउंज में खड़ी उन्हें पुकार रही थी कि सबरीना अपने कमरे से निकलती उसके पास आई थी। मैं इधर हूँ बेटा। वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। अम्मो जान प्लीज़ आप अभी मेरे साथ मार्केट चलें। वो उनके करीब आती बोली, जिस पर सबरीना ने फ़ौरन घड़ी की जानिब देखा जो इस वक्त रात के 10 बजा रही थी। रात के 10 बज रहे हैं नूर। वो उसे वक्त का अंदाज़ा दिलाने लगी थी। जी अम्मो जान मुझे मालूम है, मगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। भाई और ज़ाबी भी घर पर नहीं, इसलिए आपको ही मेरे साथ जाना होगा। वो परेशान लग रही थी। पर बेटा बताओ तो सही कि क्या बात है? सबरीना के सवाल पर वो फ़ौरन बोली थी। अम्मो जान कल के फंक्शन के लिए मेरे ड्रेस के साथ कोई भी मैचिंग जूते नहीं हैं। वो रोहान सी हुई थी। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास हील्स मौजूद हैं। जी अम्मो जान मगर वो पहले ही टूट गई थी और मुझे याद नहीं रहा। नूर मनमनाई थी। नूर बेटा कितनी बुरी बात है, तुम्हें ऐन वक्त पर अपनी चीज़ें याद आ रही हैं। सबरीना की बात पर दोबारा बोली। सॉरी अम्मो जान, मगर अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि सबरीना कुछ बोलती, ताजमीन लाउंज में दाखिल हुआ। वो 36 घंटे के शिफ्ट के बाद अभी वापस आया था। चेहरे से थकान वाज़ेह थी। वो इन दोनों को सलाम करते उनके करीब आया कि उनके चेहरे पर छाए तासुरात देखते बोला, क्या हुआ अम्मो जान, सब खैरियत है ना? हाँ बेटा सब खैर है, बस नूर को भी मार्केट जाना है। वो नूर की जानिब देखते बोली जिस पर ताशमीन ने सवालिया निगाहों से नूर को देखा। भाई मुझे कल यूनिवर्सिटी के फंक्शन पर जाना है, मेरे पास कोई भी जूता नहीं है। वो मासूम चेहरा लिए आंखों में आंसू समोए बोली थी। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है नूर? मैं तुम्हें ले जाता हूँ मार्केट। उसकी बात पर नूर के चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। सारी परेशानी एकदम दूर हुई। पर ताशमीन तुम तो अभी आए हो बेटा। सबीना मुतफक्किर हुई। कोई बात नहीं अम्मू जान, मैं और नूर बस अभी गए और अभी आए। उसने नूर को आंखों ही आंखों में जाने का इशारा किया था। थैंक यू भाई, मैं बस अभी आई। वो उसका इशारा समझते अपने कमरे की जानिब भागी थी, जबकि सबरीना ताशमीन को मुखातिब करते बोली, पर बेटा तुम तो काफ़ी थके लग रहे हो, तुम आराम करो, मैं नूर के साथ। कोई बात नहीं अम्मू जान, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए भी आपको तकलीफ उठानी पड़े। आप परेशान मत हो, मैं वापस आकर आराम कर लूँगा। वो उनके करीब आता उन्हें अपने साथ लगाता बोला था। वो ऐसा ही था, अपनी ज़ात पर अपने घर वालों को तरजीह देने वाला। वो मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगाती शहरियार को फ़ोन मिला रही थी, जिसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। परेशानी के आलम में वो कभी घड़ी की जानिब देखती जो इस वक्त रात के 2 बजा रही थी, तो कभी दाखिली दरवाजे की जानिब देखती कि शाहजैन जो किसी काम से अपने कमरे से निकला था, इन्हें यूं देखता उनके करीब आया था। क्या हुआ माँ, आप क्यों पेंडोलम की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही हैं? वो हंसता हुआ बोला था। ये मजाक का वक्त नहीं है शाहजैन, मैं बहुत परेशान हूँ। वो खफगी से बोली थी। ओके मॉम, पर बताएं तो सही कि क्या बात है? शहरयार अभी तक घर नहीं आया शाहजैन, और उसका फ़ोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। वो मुतफिक्र थी। बस इतनी सी बात पर आप परेशान हैं मॉम? उसने बात गोया हवा में उड़ाई थी। आप परेशान मत हों, वो आ जाएगा। वो बेफिक्री से बोला था। मैं परेशान कैसे ना हूँ शाहजैन, वो मेरा बेटा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
اس سے پہلے کہ شاہزین ان کی بات کا جواب دیتا، گاڑی کے ہارن نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ لے آ گیا آپ کا بیٹا موم، شاہزین ان کے چہرے کی جانب دیکھتا بولا۔ کچھ دیر بعد شہریار لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی چال اور لڑکھڑاتے قدموں پر وہ دونوں حیران تھے، جبکہ فائقہ کی آنکھیں تو شوق کے مارے ہی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں سے واضح تھا کہ وہ اس وقت نشے میں تھا۔ ہائے موم، ہائے برو، وہ ان دونوں کے قریب آیا تھا۔ اس کی آواز فائقہ لاشاری کے سوچ کو مزید پختہ کر گئی تھی۔ یہاں میرا انتظار ہو رہا تھا کیا؟ وہ ان کے قریب آتا بولا۔ شری، تم ڈرنک؟ وہ واقعی گہرے شوق میں تھی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے شہریار لڑکھڑاتا شاہزین کے آگے بڑھتے اسے سنبھالا تھا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی موم۔ وہ نشے کی حالت میں سچ بول رہا تھا۔ مگر شہریار تم اپنی حالت تو دیکھو۔ شہریار دوبارہ لڑکھڑایا تھا۔ چھوڑیں ان سب باتوں کو موم، اسے ریسٹ کرنے دیں، شاہزین شہریار کو سنبھالتے بولا۔ تم اس معاملے میں مت بولو شاہزین، یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ انہیں شاہزین کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ بٹ موم، تھوڑا سا ڈرنک کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوبارہ بولا تھا۔ فرق پڑتا ہے شاہزین، شہریار میرا بیٹا ہے، میں اس کا اچھا برا سب جانتی ہوں، شاہزین فوراً بولا۔ تو موم، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ نے مجھے تو کبھی اس بات پر نہیں روکا۔ فائقہ کا چہرہ پک ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے شاہزین، شہریار ابھی چھوٹا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے موم؟ آپ 23 سالہ لڑکے کو چھوٹا کہہ رہی ہیں؟ وہ تنزن ہنسا۔ ان کی سماعت سے قدموں کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ پلٹے جہاں فیاض لاشاری سیڑھیاں اترتے نیچے آ چکے تھے۔ تو آ گئے صاحبزادے گھر؟ وہ شاہزین کے ساتھ کھڑے شہریار کو دیکھتے بولے، جبکہ فائقہ لاشاری جلد از جلد شہریار کو ان کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جاؤ شہریار، تم بہت تھک گئی ہو، جاؤ بیٹا آرام کرو، وہ شہریار کو مخاطب کرتے بولی۔ گڈ نائٹ موم۔ وہ جانے کے لیے پلٹا کہ فیاض لاشاری اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھتے فوراً بولے تھے، رکو شہریار۔ اور یہیں فائقہ لاشاری کا سانس خشک ہوا تھا، جبکہ شاہزین نے بے نیازی سے کھڑے ان کو دیکھا تھا۔ فیاض لاشاری کی آواز پر شہریار کے بڑھتے قدم فوراً رکے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ دوستوں کے ساتھ تھا ڈیڈ، نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کہاں تھی؟ کلب میں تھا ڈیڈ۔ اس کے جواب پر فیاض لاشاری کے غصے میں اضافہ ہوا۔ دیکھا فائقہ، تم نے اپنی ڈھیل کا نتیجہ، آج تمہاری اولاد آدھی رات کو نشے کی حالت میں گھر آ رہی ہے، وہ چلائے تھے۔ اسی دن کے ڈر سے میں تمہیں روکتا تھا کہ انہیں ڈھیل مت دو، مگر تم نے میری کبھی نہیں مانی، میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ان کی بات پر فائقہ بیگم بھی غصے میں آ گئی تھی۔ اس میں صرف میرا نہیں آپ کا بھی قصور ہے فیاض، آپ دیکھا برو، پھر سے یہ دونوں اپنی لڑائی میں مصروف ہو گئے ہیں، اسی لیے میرا گھر آنے کو دل نہیں چاہتا، ہر وقت لڑائی لڑائی لڑائی۔ وہ یہ کہتا قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا تھا، جبکہ شاہزین نے اسے سہارا دیتے کمرے تک پہنچایا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے فیاض اور فائقہ لاشاری کا دماغ تو شہریار کے الفاظ پر اٹکا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی، جبکہ سورج کے ڈھلنے کا وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا، طرح طرح کے کھانوں کی دل فریب خوشبو مزہ تو بالا کر رہی تھی۔ دیوار کے قریب رکھے اس ٹیبل کی ایک جانب آبرو جبکہ دوسری جانب اشر بیٹھا تھا۔ ان کے نکاح کو 5 سال کا عرصہ ہونے والا تھا، مگر آج پہلی بار وہ دونوں اس طرح کہیں باہر ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ آبرو اپنے عدالت میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ اشر کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ اسے کہیں باہر ملنے کا خواہش مند تھا، وہ اسے عدالت سے پک کرتے یہاں لایا تھا۔ آبرو نے ایک نظر سامنے بیٹھے اشر پر ڈالی۔ اس وقت سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ پر لگائی گئی ٹائی کو بار بار درست کرتا ہوا اس وقت کچھ متذبذب لگ رہا تھا۔ اشر نے پاس پڑا موبائل اٹھاتے ایک نظر آبرو پر ڈالی، جو اس وقت سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ آبرو اشر کے یوں اچانک بلانے کی وجہ جاننے کی خواہش مند تھی۔ اشر ویٹر کو آرڈر دیتا آبرو کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے آبرو۔ آبرو جو پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھی، اس کی بات پر جذبات میں سر ہلاتے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے تھے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ ابو بہت جلد چچی سے ہماری رخصتی کی بات کرنے والے ہیں۔ آبرو کا چہرہ بے تاثر ہوا، آنکھوں میں بے چینی نظر آنے لگی، مگر وہ اپنے تاثرات پر قابو رکھنا جانتی تھی۔ تو آبرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم شادی کے بعد یہ نوکری چھوڑ دو۔ آبرو نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور فوراً بولی تھی، مگر اشر، میں یہ نوکری؟ شادی کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری میری ہوگی آبرو، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے۔ اشر اس کی بات کاٹتا بولا تھا، میں یہ نوکری صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہی اشر، یہ نوکری میرا شوق ہے۔ آبرو کا لہجہ سخت تھا۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو آبرو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داریاں تبدیل ہو جائیں گی، اور ویسے بھی اس نوکری سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ اشر نے گویا بات ختم کی۔
अशर, ये सब आप ताईजान के कहने पर कह रहे हैं ना? ऐसी बात नहीं है अब्रू। मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी चंद पैसों के लिए ख्वार होती फिरे। और कोर्ट कचहरी में तो वैसे भी हर जराइम पेशा इंसान होता है। उसकी बात पर अब्रू फौरन बोली, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? अब्रू की बात पर वो फौरन बोला, ऐसी बात नहीं है अब्रू। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अभी कुछ अर्सा पहले तुम्हारे साथ हुए इस वाक़ये में मैं बहुत डर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े। वो रुका था। इसलिए मैंने फैसला किया है क्यों न इन मुश्किलात की जड़ इस नौकरी को ही ख़त्म कर दिया जाए। आबरू को उसके अल्फाज ने तकलीफ पहुंचाई थी। मगर अशर, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। आप जिद मत करो आबरू, बात को समझने की कोशिश करो। इसी में हम सब की भलाई है। आबरू के कुछ कहने के लिए लब खोलना चाहे कि वेटर उसका ऑर्डर लिए उनके करीब आ गया था और ऑर्डर सर्व करने लगा। उन्हें चंद लम्हों में आबरू भी इन्हीं चंद लम्हों में आबरू भी एक फैसला कर चुकी थी। राबिया बेगम ने चाय का कप उठाते सामने देखा था, जहाँ जलाल ताया और साइमा ताई बैठे चाय पी रहे थे। वो सौलिया बेगम से असबा की रजामंदी मिलने के बाद आज जलाल ताया के घर आई थी। आफाक की जॉब कैसी जा रही है? जलाल ताया ने चाय का कप वापस टेबल पर रखते राबिया बेगम को मुखातिब किया था। अच्छी जा रही है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया बेगम ने मुस्कुराते जवाब दिया। आजकल कहाँ होता है? साइमा ताई बेतासुर चेहरा लिए उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। एक कोर्स के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ है, जल्दी वापस लौटने वाला है। जलाल ताया ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है भाईजान। राबिया बेगम आज यहाँ आने का मकसद बयान करने लगी थी। वो दोनों मियाँ बीवी उन्हीं की जाने मुतवज्जा थे। मैंने अपने आफाक का रिश्ता असबा के साथ तय कर दिया है। इन दोनों के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे थे। सौलिया से मैं ये बात कर चुकी हूँ। आज बस आपको इस बारे में इत्तला देने आई थी। वो उनकी जानिब देखते कह रही थी। आफाक की वापसी पर हम सादगी से मंगनी की रस्म करने वाले हैं। वो खामोश हो गई। मुबारक हो राबिया, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। जलाल ताया बोले, जबकि साइमा ताई खामोशी से चाय पीने में मसरूफ थी। हम भी जल्द अशर और आबरू की रुखसती की तारीख तय करने वाले हैं। साइमा ताई को चाय एकदम शदीद कड़वी महसूस होने लगी। तुम भी मंगनी की रस्म से फारिग हो जाओ, फिर एक साथ ही बच्चों के फर्ज से सबकदोश हो जाएंगे। उनकी बात पर राबिया बेगम मुस्कुराई थी। जी बेहतर भाईजान। ये कहते उन्होंने एक नज़र साइमा ताई की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर छाए तासुरात उनकी दिली कैफियत बखूबी बयान कर रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया था। चेहरे पर गुस्से के वाज़ेह तासुरात थे। उसकी नज़रें किसी की मुतलाशी थीं। उसे सामने ही साइमन ताई नज़र आ गई थी, जिन्हें वो काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। अम्मी, वो चिल्लाया, जबकि साइमा ताई जो मुलाजमा से बात करने में मसरूफ थी, उसके चिल्लाने पर उसकी जाने मुतवज्जा हुई और उसका गुस्से से लाल पड़ता चेहरा देखते उसके करीब आई थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मी? इमाद के सवाल पर साइमा ताई को अंदाज़ा हो चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तुम्हें किसने बताया? वो बात को इधर उधर घुमाए बगैर उसे पूछने लगी थी। मुझे जिसने भी बताया हो। अम्मी, आप सिर्फ ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है? आप सिर्फ ये बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो धाड़ा। ऐसा भी कुछ नहीं हो गया इमाद जो तुम यूं चिल्ला रही हो। वो भी गुस्से से बोली थी। आपने पप्पो को कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहती राबिया को? और वैसे भी सारे मामला तो तय हो चुके हैं। उनकी बात पर वो तिलमिलाया था। अभी कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, मुझे बताया है विश्मा ने। अभी सिर्फ बात शुरू हुई है। साइमा ताई ने फौरन दूर खड़ी विश्मा को घूरा जो उनका शोर सुनते बाहर आई थी। तुम इस मामले से दूर रहो इमाद, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो उसे समझाने लगी। अम्मी, अम्मी, जब मैंने आपको बताया था कि मैं इस बात से शादी करना चाहता हूँ, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो दोबारा चिल्लाया था। आहिस्ता बोलो इमाद, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी ये बकवास सुन ली तो अच्छा नहीं होगा। सुनते हैं तो सुन ले अम्मी। वो बुलंद आवाज़ में कहता कुछ कदम पीछे हुआ था। ये आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया है, और वैसे भी इस सारे मामले से मैं बहुत खुश हूँ। साइमा ताई दिल की बात जुबान पर ले आई थी। मैं तो एक को भी इस घर में लाने के हक में नहीं, और तुम चले थे दूसरे को लाने। उनकी बात पर इमाद दोबारा बोला। मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी अम्मी, मगर अब आप देखिएगा कि मैं करता क्या हूँ। वो गुस्से से बोला था। मैं ये रिश्ता हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो खतरनाक लहजे में बोला था। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे इमाद। उनकी बात पर वो नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से चला गया, जबकि साइमा ताई उसे ज़्यादा देखती रही कि अचानक पीछे पलटने पर उन्हें जलाल ताया खड़े दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर छाए संजीदा तासुरात उन्हें ये समझाने के लिए काफ़ी थे कि वो इमाद और उनके दरमियान होने वाली सारी बातें सुन चुके थे। वो बार बार पलक झपकते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग रही थीं। वो इस वक्त बहुत कंफ्यूज और नर्वस लग रही थी। वो बेड पर बैठे बार बार दाखिले
दाखिली दरवाजे की जानिब देखती, जबकि बाहर से आता शोर उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। यकीनन मेहमान आ चुके थे। इसबा ने उस दिन आबरू की गई बातों के बारे में सोचते अगले दिन अपनी रजामंदी सौल्या बेगम को दे दी थी। उसके लिए उनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस लेते दाएं जाने देखा था कि निगाह ड्रेसिंग टेबल के आईने में नजर आते अपने अक्स पर पड़ी थी। पाँव तक आती पीच कलर की फ्रॉक पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप, खुले बाल, कानों में पहने खूबसूरत झुमके उसे मजीद हसीन बना रहे थे। हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े वो बार बार उसे सेट कर रही थी। उसी लम्हे कमरे में मोहम्मिल और रुतबा दाखिल हुई। रुतबा ने आज हल्के सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था, जबकि मोहम्मिल इस वक्त गहरे नीले रंग की फ्रॉक में मलबूस थी। माशाल्लाह इसबा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, वो उसके करीब आती बोली। आफाक भाई तो आज गए काम से, वो उसे छेड़ने लगी। उसकी बात पर रुतबा भी मुस्कुराई, जबकि इसबा ने अपना सर मजीद झुका लिया था। इससे पहले कि मुहम्मिल कुछ और कहती, राबिया बेगम की आवाज़ पर उनकी आवाज़ सुनते बाहर चली गई। तुम रो रही हो इसबा? रुतबा उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देखते बोली। नहीं, मैं तो नहीं रो रही। वो बमुश्किल मुस्कुराते अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। इसबा, आज इतनी खुशी का मौका है और तुम। वो रुकी थी। तुम प्लीज़ आज अपने नासुओं पर काबू रखना। इसबा ने उसकी बात समझते इस बात में सर हिला दिया था। लाउंज में इस वक्त खूब गहमा गहमी थी। राबिया बेगम आफाक के हमरा बड़े सोफे पर बैठी थी। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि आफाक इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज के साथ सफ़ेद बास्केट पहने आज बहुत बजी लग रहा था। सामने पड़े दूसरे बड़े सोफे पर इस वक्त अशर और जलाल ताया मौजूद थे। उस दिन जलाल ताया की साइमा ताई से खूब बहस हुई थी। वो इमाद को भी अच्छी तरह वार्न कर चुके थे। इसी गुस्से में साइमा ताई आज यहाँ मौजूद ना थी। सौल्या बेगम और आबरू इस वक्त रस्म की तैयारी में मसरूफ थे। आबरू ने आज अपने लिए सुर्ख रंग का लिबास मुंतखब किया था, जो उस पर खूब जच रहा था। मोहम्मिल राबिया बेगम की बात सुनने के लिए बाहर आई कि सौल्या बेगम के इशारे पर आबरू और रुतबा इसबा को लिए बाहर आई थी। वो इन दोनों के दरमियान कदम उठाती लाउंज में दाखिल हुई कि इसबा के आफाक की नज़र उस पर पड़ी। वो झुकी हुई नज़रों के साथ कदम उठाती उसी जानिब आ रही थी। आज उसे देखते आफाक के दिल की धड़कन बेरफ्त होने लगी थी। वो मफूद सा उसे देख रहा था। मोहम्मिल उसके करीब आई और झुकते हुए उसके कान के करीब बोली थी, बस करें भाई, नज़र लगाएंगे क्या? मोहम्मिल की आवाज़ पर आफाक ने नज़रों का जाविया फ़ौरन बदला था। इसबा को उसके बराबर में बिठाया गया, जबकि सौल्या बेगम ने आबरू को अशर के बराबर में बैठने का इशारा किया था, जिस पर वो खामोशी से उसके साथ जा बैठी। सौल्या, इजाज़त है? राबिया बेगम ने उसकी जानिब देखते पूछा, जिस पर सौल्या बेगम ने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया था। राबिया बेगम ने अंगूठी निकालते आफाक को थमाई, जबकि रुतबा ने असबा को अपने हाथ आगे बढ़ाने का इशारा किया था, जिस पर असबा ने अपना हाथ आफाक की जानिब बढ़ा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। इसके हाथ की लर्ज़ें सबसे पहले आफाक को महसूस हुई थी। इससे पहले कि कोई और उसकी यह हालत नोट करता, आफाक ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ थामा और इस अंगूठी को अप, उसके उस अंगूठी को उसके हाथ की जीनत बना दिया था। असबा की नज़रें बेख्तियार उठी थीं। दोनों की नज़रें मिली, जिस पर असबा फ़ौरन नज़रें झुका गई थी, जबकि आफाक मद्दम मुस्कुराया था। सौल्या बेगम ने आगे बढ़ते अंगूठी असबा को थमाई थी। असबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आफाक अपना हाथ ऐन उसके हाथ के बराबर ले आया था। उसकी ये हरकत आज असबा को हैरान और परेशान कर रही थी। वो उसके वो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा था। असबा ने तेज़ी से अंगूठी आफाक के हाथ में पहनाते अपना हाथ वापस अपने पहलू में गिरा लिया था। बहुत मुबारक हो सालिहा। राबिया बेगम उठकर सौल्या बेगम से गले मिली थी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते टेबल पर पड़ी मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे थे। कुछ देर बाद कुछ देर बाद वो सब वहीं बैठे बातों में मसरूफ थे। असबा का दिल आफाक के साथ बैठने के सबब तेज तेज धड़क रहा था। वो वहाँ बैठी एक अजीब सी कैफियत का शिकार थी, जिससे वो खुद भी अनजान थी, जबकि आफाक असबा को अपने नाम की अंगूठी पहनाने के बाद बहुत मुतमईन था। ये रिश्ता उसने सिर्फ राबिया बेगम की खुशी के लिए नहीं किया था, बल्कि अब ये रिश्ता उसके दिल से ताल्लुक़ रखता था। एकदम कुछ याद आने पर एकदम कुछ याद आने पर आबरू अपनी जगह छोड़ते उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की जानिब चली गई, जबकि अशर, जो काफ़ी देर से आबरू से अकेले में बात करने का मौका तलाश कर रहा था, फ़ौरन कदम उठाता उसके पीछे चला गया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।